बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज नाज़रीन 4 रुकनी लार्जर बेंच रिपोर्टर्स बेंच आपके सामने हाजिर है। हमने एड हॉक जज मतीउल्लाह जान साहब को भी इसमें शामिल किया है। सुबह नाज़रीन एक स्टार्ट आज बड़ा बुरे हुआ कि जब केसेस हुए सुप्रीम कोर्ट में, तो उसके बाद मैंने आके वीडियो की, सोलो वीडियो थी, लेकिन उसके अंदर मरीम नवाज़ साहिबा जो मुझसे काफ़ी दूर कर रही थी, लेकिन उनका भी क्योंकि ये बोया माइक है और सेम मॉडल है, मेरा भी बोया है, सेम मॉडल है। तो अधीर सरफराज के व्लॉग में आप बोल रहे हैं यार। सर आगे तो आने देना बात को। तो नाज़रीन वो मेरे व्लॉग में मेरी आवाज़ नहीं आई, मरियम की आवाज़ आ गई, और जितनी देर मैं बोलता रहा मरियम के व्लॉग में उनकी आवाज़ नहीं गई। खैर उन्होंने दोबारा कर लिया, मैंने दोबारा सदीक जान के साथ वीडियो की, उसमें मतीउल्लाह जान साहब और अदील सरफराज व्लॉग कर रहे थे, उनकी आवाज़ मेरे व्लॉग में सारी आ गई, मेरा व्लॉग वो भी ज़ाया हो गया। और 8 मिनट के बाद अधीर सरफराज के व्लॉग में आपकी आवाज़ हो रही है, और 8 मिनट के बाद जो अदील सरफराज का अगर आप व्लॉग देखें ना, 8 मिनट बाद वो मेरी और सदीक जान की आवाज़ आ रही है, क्योंकि ये बोया जो है ना, बोया बोया की बोया, इसकी फ्रीक्वेंसी मैच होगी सारों की आपस में। ये भी एक जैसे सारा, एक सेम मॉडल है ना, सेम एक दूसरे के कंपनी, माइल लेके चल पड़े। वही सिंक्रोनाइज हो गए। तो अदील का भी नहीं रिकॉर्ड हुआ सही। उसका रिकॉर्ड हो गया 8 मिनट के बाद, आपकी आवाज़ नहीं है, मेरी और सदीक की आवाज़ है। स्टोर में भी है ना, लाग क्यों तार वाला माइक इसलिए लगाता हूँ कि फ्रीक्वेंसी वाला चक्कर ही ना पड़े। एग्जैक्टली। तो ये एक नाज़रीन सुबह हुआ था, जिसके बाद मैंने दिल बर्दाश्ता हो गया, मैंने कहा 2 वीडियोस आया होगी, मैंने अब वीडियो करनी नहीं है, लेकिन बेंच में इमरान ने मुझे कहा जी चले गुस्सा जाने ये दे, वैसे है कि फैसला किसी और कोर्ट का और साइन कोई और जज कर दे। बस ये वही काम हुआ। अदील सरफराज साहब के साथ और बुरा हुआ है। अदील सरफराज साहब की एक तो वीडियो नहीं चली, दूसरा वो लेके आए हैं अपना ट्राइपॉड, मुझे दिया वीडियो करने, मैंने वीडियो की, वो वापस आके पैक करने लगे, वो टूट गया। तो अब वो इंतहाई दिल बर्दाश्त हो गया, वो निकल इसका गया। बंदा जो मैंने सुबह अदील सरफराज के इंटरव्यू दिया था वो सारा ज़ाया हो गया। नहीं ज़ाया नहीं, वो वो 8 मिनट तक 8 चला। मिनट तक उसके चला बाद जी। लोगों ने मुझे ट्विटर पे टैग किया कि जी आप क्यों बोल रहे हैं मतीउल्लाह जान के और खिलाफ? सदीक जान भी बोल रहा है, जुल्करनैन भी हुआ, सब मिक्सअप यार, हुआ इनके ऊपर सुबह। अपना नाम लिखवा ले। नहीं नाम अपने अपने हैं, फ्रीक्वेंसी नहीं हम पकड़ एक सकते कंपनी या तो वो आप वाली डिवाइस की फ्रीक्वेंसी पकड़ इधर से रही है। यार ये कंपनी को सू करे, आपका नुकसान नहीं होगा कितने मिलियन डॉलर का। सू करें तो फिर वो आगे खैर, कोई तो खुश होगा आज हमारे डॉलर से आया। मिलियन डॉलर्स का नुकसान हो गया, सू कर दे। आज कोई तो खुश होगा ना कोई कि तो खुश डॉलर होगा, डॉलर ज़ाया हो गए हैं। अच्छा नाज़रीन, अब जरा खबरों की तरफ आते हैं। सुबह 9 मई के 2 वाक़यात थे। एक जिनाउस हमला केस था, एक फैसलाबाद का था, जिसमें PTI के MPA हैं लतीफ़ नज़र, उनकी ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी के ऊपर आज समाअत हुई। वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए थे और हाई कोर्ट से भी उनकी ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी खारिज हो गई थी। वो सुप्रीम कोर्ट पेश हुए, उनके वकील अकरम एमान आज मौजूद नहीं थे। मुआविन वकील ने कहा जी अर्जन कर दें केस, क्योंकि अकरम साहब अचानक से बीमार हो गए। अदालत ने केस को अर्जन कर दिया। जो सिक्योरिटी एहलकार थे अदालत के अंदर, उन्होंने बाहर आके पुलिस वालों को बताया कि जी क्योंकि वो उनका केस जज साहब ने अर्जन कर दिया है, लिहाजा वो फ्रीली यहाँ से चले गए, कोई गिरफ्तारी उनकी नहीं हुई। और ये पहली हेयरिंग थी, इस वजह से फ्रीकैन को या पुलिस वगैरह को नोटिस भी नहीं जारी हो सके थे, क्योंकि एडजमेंट आ गई थी। दूसरा था हमाद नज़ीर नामी जो एक मुलजिम है जिना हाउस हमला केस के, लतीफ़ नज़र था फैसलाबाद से MP, उनके ऊपर केस फैसलाबाद का था। हमाद जावेद, हमाद नज़ीर नहीं है, हमाद जावेद। अच्छा चले, हमाद साहब हैं जी, वो पूरा नाम कंफ्यूज हो गया। तो हमाद साहब हैं, उनके ऊपर इल्ज़ाम ये था उनके वकील के मुताबिक कि एक पुलिस एहलकार शायद तबस्सुम है, जिनको डंडा मार के ज़ख्मी करने का इल्ज़ाम है। उन्होंने वकील ने हवाला दिया लाहौर रजिस्ट्री से, वो बजरिया वीडियो लिंक थे कि जनाब इनके ऊपर तो इल्ज़ाम ये लगाया गया, लेकिन साथ जो मेडिकल लीगल रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो पुलिस एहलकार है वो मॉब के पथराव से ज़ख्मी हुए थे। दूसरा उन्होंने ये डिस्प्यूट किया कि जी हमारी प्रेजेंस भी वहाँ, मेरे मौकल की वहाँ पे नहीं थी, वो वहाँ मौजूद नहीं थे, वो तो एक दुकानदार है। जब ये सारा मामला हुआ वहाँ जिना उसके बाद मौजूद नहीं थे, तो पुलिस ने गलत इनको पकड़ा, ये वकील ने दलाइल दिए। इस पर जस्टिस अतहर मिरान ने कहा कि कोई CCTV फुटेज कोई चीज़ होगी जिससे इस्टेब्लिश हो क्या वहाँ मौजूद थे, तो उन्होंने कहा जी कोई CCTV फुटेज पेश नहीं की गई। मसरूर अली शाह साहब ने कहा कोई और एविडेंस जो प्रोसिक्यूशन ने दिया जिसमें आपकी मौजूदगी साबित हो रही है वहाँ पे, उन्होंने कहा जी कोई और एविडेंस भी नहीं दिया गया। बहरहाल अब प्रोसिक्यूशन का नोटिस जारी कर दिया गया और समाअत गैर मुइना मुद्दत तक दोनों की मुलतवी कर दी गई है। अच्छा, उसके बाद नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मामला था, वहाँ पे तोशा खाना केस के हवाले से 2 दरख्वास्तें थी, एक मुस्तरद हो गई, वो गैर मौसर होकर खारिज हो गई, दूसरी के ऊपर स्टे ऑर्डर 190 मिलियन पाउंड का विकेट हो गया। तो सुहेल साहब थोड़ा चुस्की लगा लें तो फिर थोड़ा सा हाई कोर्ट के ऑर्डर की तफसीलात बताएं। हाई कोर्ट में दरख्वास्त ये आई थी, नैब के तफ्तीशी अफसर ने बेसिकली एक जो अपना बयान रिकॉर्ड कराया 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में, उसमें उन्होंने एडमिट किया था कि इसमें एक रिकॉर्ड जो है, ये इंक्वायरी पहले जब बंद हुई थी 2020 में,
एग्जेक्टिव बोर्ड मीटिंग का उन्होंने कहा जी रिकॉर्ड होता है, मीटिंग मिनट्स भी मौजूद होते हैं, लेकिन मैंने वो मीटिंग मिनट्स इस रेफरेंस में नहीं लगाए, ना उस मीटिंग के किसी मेंबर को मैंने शामिल तफ्तीश किया। और ये दुरुस्त है कि वो 1 हाइड पार्क लंदन से मुतालिक उसमें लिखा हुआ था चीज़ें कि ये इंक्वायरी उस मुतालिक थी, लेकिन मैंने वो नहीं लगाई। इनके इस बयान के बाद इमरान खान ने हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, पहले नैब कोर्ट में दी थी कि वो रिकॉर्ड मंगाया जाए, चूँकि इन्होंने वो हाइड किया है, कंसीलमेंट है, तो वो मुस्तरद हो गई थी नैब कोर्ट से। फिर वो हाई कोर्ट आए, तो हाई कोर्ट में नोटिस हुआ था नैब को, आज नैब ने आके वो रिकॉर्ड इमरान खान को दे दिया। उसके बाद एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार दिया गया, इमरान खान को वो रिकॉर्ड मिल गया है। अब वो अपने डिफेंस में उस रिकॉर्ड को पेश कर सकते हैं, वो नैब कोर्ट के रिकॉर्ड पे रख सकते हैं और उसकी फेवर में विटनेस भी वो बुला सकते हैं। अब उसकी फेवर में विटनेस कौन होंगे, ये बहुत स्टे भी दिलचस्प खत्म हो गया। स्टे खत्म हो गया। हाई कोर्ट ने कहा जी कि जो स्टे था ज़ाहिर है वो हमारा आदमी हो गया फैसला, तो स्टे, अब ये कन्फ्यूजन है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टे देना या ना देना तो सेकेंडरी है। सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा शुरू में, जब नैब तरामीम केस का के खिलाफ अपील सुनी और उन्होंने कहा जी कि जब तक ये अपील पेंडिंग है आपने नैब कोर्ट ने किसी केस का फैसला नहीं सुनाना, लेकिन उसके बाद तोशाखाना में फैसला सुनाया गया और पीटीआई की लीगल टीम ने उस पर कोई क्वेश्चन नहीं किया हुआ। अब आज हाई कोर्ट ने दोबारा कह दिया है कि जी आप फैसला सुना सकते हैं। अब वो आईओ की स्टेटमेंट हो गई हुई है, इसके बाद इमरान खान बुशरा बीबी की स्टेटमेंट रहती है, उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन, फिर फाइनल आर्गूमेंट्स। हाँ, इस दौरान नैब कोर्ट ये ज़रूर देखेगी कि इमरान खान का वो विटनेस और उन लोगों को बुलाया जाता है या नहीं जो वो बुलाना चाहते हैं। अब जो ये रिकॉर्ड मैंने देखा है, जो इमरान खान ये रिकॉर्ड रख रहे हैं, इस रिकॉर्ड की रोशनी में तो उनका गवाह जावेद इकबाल ही बनते हैं कि जी हमने इंक्वायरी बंद की थी, या उस वक्त के प्रोसिक्यूटर जनरल नैब बनते हैं, या डिप्टी चेयरमैन नैब, या कोई उस हायरार्की में से ही बंदा बनता है, क्योंकि वो रिकॉर्ड अगर आप टेबल करेंगे तो उसका रेलेवेंट विटनेस तो आएगा। तो जावेद इकबाल साहब अब क्या विटनेस बनेंगे, ये मामला क्योंकि जा उस तरफ रहा है। तो ये देखते हैं मतीउल्लाह जान साहब, उसके बाद राय साहब के पास आते हैं। मती भाई, आपको जावेद इकबाल साहब सर से पाऊँ तक इमरान खान के विटनेस बनते नज़र आ रहे हैं? अगर उनको बुलाया जाए तो अगर वो आएंगे, ये असगर हैदर साहब जो प्रोसिक्यूटर जनरल थे उस वक्त के? देखिए, एविडेंस में सरकारी इदारे का जो भी रिकॉर्ड होता है उसको ऑथेंटिक तस्लीम किया जाता है। बिल्कुल। अगर तो नैब ये कहता है कि ये हमारा रिकॉर्ड नहीं है, हालांकि दिया उन्होंने ही है, तो फिर तो आज हाई कोर्ट में हवाले की है, फिर उस पर गवाही शातें होंगी। तो मेरे ख्याल में अब नैब ने अगर अपने हाथ से एक रिकॉर्ड दिया है उसको डिस्प्यूट तो नहीं करेंगे। बिल्कुल। और मुझे नहीं लगता उस रिकॉर्ड को पीटीआई भी डिस्प्यूट कर सकती है, जब तक वो ये ना कहे कि ये जाली है। तो अगर वो डिस्प्यूट हो जाए उस डॉक्यूमेंट पे, तो फिर डेफिनेटली नैब के मुतलका जो अफसरान हैं जिन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया या जिनके दस्तखत हैं उनको बुलाया जाएगा। अदरवाइज रिकॉर्ड तो तस्लीम शुदा है दोनों फ्रीकैन की तरफ से। वो अगर खान साहब उस पे खान साहब ये रिलाई करें कि जिन्होंने केस बंद किया और ये रीजन दिया, ठोस रीजन, वो नैब के जो वकील हैं वो अगर उसे एडमिट कर रहे हैं जो लिखे हुए रीजन हैं, तो फिर मेरे नहीं ख्याल कि उसमें किसी गवाही की ज़रूरत है, क्योंकि नैब अगर ये तस्लीम कर रहा है ये रीज़न, तो अगर तो वो कहते हैं कि नहीं ये रीज़न नहीं थे, तो फिर गवाही शातें ज़रूर होंगी। तो जो लिखे हुए रीज़न्स हैं उन्होंने रीज़न भी दिए हुए, तो फिर मेरे ख्याल में पीटीआई उन पर रिलाई करेगी। और उससे ज़्यादा मैं नहीं समझता कि बात इस हद तक जाएगी कि चेयरमैन नैब को ही बुलाएंगे। वैसे अगर ऐसी नौबत आ भी गई तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल होगी, क्योंकि चेयरमैन नैब तो वो पहुँची हुई शख्सियतें, बरगजीदा शख्सियतें कि जो सुप्रीम कोर्ट भी जिनको नहीं बुलाती। हाँ जी। अगर इस तरह के लोग चेयरमैन नैब लग जाएं, सुप्रीम कोर्ट उन्हें तलब नहीं करती, चीफ इलेक्शन कमिश्नर लग जाएं तब भी उन्हें कोई अदालत नहीं बुला सकती, लापता अफराद कमीशन के चेयरमैन लग जाएं तब भी उन्हें कोई नहीं बुला सकता। तो ये तो रिटायर्ड जर्नलों की तरह रिटायर्ड जज भी जो है ना, वो अपने पेटे भाई उनका बड़ा ख्याल रखते हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इसी में मैं ऐड कर दूं, उसने तलब किया था जावेद इकबाल साहब को, उन्होंने चैलेंज किया हाई कोर्ट में और जस्टिस टिल डेट स्टे किया हुआ वो अच्छा, दूसरी बात ये है हटाने की सिफारिश कि उनको हटाए मिसिंग पर्सन कमीशन से, इस पे स्टे है। दूसरी बात ये है कि हुकूमत ने उन्हीं को एक्सटेंड भी कर दिया। जी, अलकादा ट्रस्ट केस का जहाँ तक हवाला है, उसमें जो आज डिसाइड हुई हैं एप्लीकेशनें, उसमें मर्ज हो जाता है, जो होते हैं ना इंटरिम ऑर्डर, वो फाइनल ऑर्डर में मर्ज हो जाते हैं। किसी को कहने की ज़रूरत नहीं होती कि वेकेट हो गया, मगर उसमें एक टेक्निकल इशू ये है, जैसा कि सोहेल ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया है, उसके अंदर जो जुमला है स्टे की हद तक नैब की अदालतों को जो रोका गया है वो है टिल नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। ठीक है, टिल नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग का जुमला है। अब उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो इमरान खान के वकील इस तरह कर रहे हैं, मेरी अभी उनसे बात भी हुई है कुछ देर पहले, वो ये कह रहे हैं कि इसका मतलब यही होता है कि जब तक फैसला ना हो जाए और अगर एक्सप्लिसिटली नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे उस स्टे को वेकेट ना किया जाए तो वो कंटिन्यू रहता है। तो वो उसको उस तरह इंटरप्रेट कर रहे हैं, मगर बहरहाल इसके अंदर भी इंटरप्रिटेशन हुई है ना इसकी। हाँ बल्कि आज सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने की। हाँ, आज भी होगी है ना, बगैर किसी जमानत के वो
ज़मानत ही होगी है। हाँ। तो बहरहाल ये इंटरप्रटेशन के मामला हैं। तो ये तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो असल चीज़ ये है कि जो नैब का नया रेफरेंस दायर किया गया है तकरीबन 5 महीने बाद नैब इंतज़ार करते रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक जो हैं उन्होंने वो केस लगाते थे, डीलिस्ट करते थे, लगाते थे, डीलिस्ट करते थे। जब तक नैब अपना रेफरेंस दायर नहीं कर चुकी ये केस जो है दोबारा से बाकायदा समाअत के लिए उस तरह नहीं सुना गया। मासवाए जो लास्ट हियरिंग हुई थी और अब 2 दिन बाद अब दोबारा ये हियरिंग हो रही है। तो आज पता चला कि वो उनका केस ही इन्फेक्शस हो गया क्योंकि रेफरेंस दायर हो गया। लॉ भी यही कहता है। तो बहरहाल बैरिस्टर सलमान सफदर अफसोस तो बड़ा उन्हें हो रहा था, वो कोशिश भी कर रहे थे कि ये तो टेक्निकल नॉकआउट है और हमारे साथ डिले किया गया है। मगर अब इसमें मुलज़म कौन है, ये किसने डिले किया? क्या चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक को कटहरे में खड़ा करेंगे? वो तो मुमकिन नहीं है। मुमकिन नहीं है। तो ये मामलात तो चल रहे हैं अभी। मगर आज बैरिस्टर सलमान सफदर ये कह रहे थे कि अब अगर ये जो केस है तोशाखाना वाला, ये अगर फाइनल हो जाए, अल कादर ट्रस्ट वाला भी फाइनल हो जाता है और ये तोशाखाना वाले रेफरेंस को चंद दिनों में हाई कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं क्योंकि एक ही मैटर बार बार वो नए नए रेफरेंस से आ रहे हैं। तो कहते हैं इसके बाद तो इमरान खान को जेल में रखने का कोई कानूनी जवाज़ नहीं रहेगा और वो बाहर आ जाएंगे। अब उसमें कुछ टाइम, कितना टाइम लगता है ये और बात है। नहीं, क्या मुमकिन है कि वो जना ओस के कहीं आगे पीछे? अरे जना ओस की तरफ मैं आपकी तरफ आऊँगा ज़रूर कि जना ओस, ये जना ओस 9 मई के बाद पता चला या पहले जना ओस था? वो तो हमें उस हाउस का ही बाद में पता चला कि जना था या कोर कमांडर का था। तो जैसे जमाल मंदोखेल तो कह रहे हैं कि हमें आज ये जो जानना हुआ- पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि वहाँ जना मोहम्मद अली जिन्ना रहे या नहीं रहे। ये जमाल मंदोखेल भी है कहते या हैं। नहीं रहे, इस वक्त तो सरकारी तंसीबात में आता है, उसके ऊपर अटैक मतलब हमें हाँ, सिर्फ ये फौजी उसमें था ना, वो छावनी तो थी ना कंट्रोल। अच्छा मती भाई, आज सीसीटीवी फुटेज का पूछा गया अदालत की जानिब से वकील से कि जी क्या सपोर्ट में कोई है, तो उन्होंने कहा जी कोई पेश नहीं की गई। इमरान खान भी यही मुतालबा करते हैं और नाकदीन कहते हैं अतर मिर्जा ने इमरान खान वाला मुतालबा दोहराया, उनकी ज़ुबान बोली है। मेरे ख्याल में आज तो बहुत ही प्रिलिमिनरी किस्म की हियरिंग थी हाँ जी। और ये सिर्फ नोटिस जारी करने के लिए वो ये जानना चाह रहे थे कि इस केस में अपील में कोई वजन भी है या नहीं, कि हम नोटिस भी जारी करें या ना करें। बिल्कुल। क्योंकि अदालत अगर ये समझती है कि इसमें तो नोटिस ही नहीं जारी होना चाहिए तो वो फिर नोटिस भी नहीं जारी करती। आमतौर पे बिल्कुल लीव टू अपील भी नहीं ग्रांट होती है बिल्कुल फिर। ऐसे ही। तो उन्होंने इस वजह से पूछा कि अगर थोड़ा बहुत कोई ऐसा एविडेंस है तो चलो अगर वो पता चल जाए। तो वो बज़ाहिर तो दरख्वास्त गुजार ने दावा किया है कि भाई ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। हाँ, ये हो सकता है बाद में prosecution हो सकता है बाद में प्रोसिक्यूशन के नहीं जी उनके पास सीसीटीवी है, तो अगर वो सीसीटीवी निकल आई और वो ये चीज़ सारी नज़र आ गई तो फिर ये जारी बात है। और ये वैसे भी जेल में हमाद साहब के केस में ये हुआ है, जो असल केस था लतीफ़ नज़र साहब का, जो फैसलाबाद से आए थे। मज़े की बात यह है कि वो हाई कोर्ट से उनकी बेल रिजेक्ट हुई हुई है और वो वहाँ सुबह उन्होंने मुझे इंटरव्यू में ये खुद कहा कि आपको पता नहीं है, मैं तो बेल पे नहीं हूँ, ये तो मेरी पहली अपीयरेंस। नहीं, उन्होंने खुद कहा कि मेरी ये पहली अपीयरेंस है सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, वकील साहब बीमार हो गए और जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतम अल्लाह ने एडजन कर दिया केस। सिंपल ये लिखा बेल भी नहीं थी। आई जी बेल का ऑर्डर लिखवाया नहीं कोर्ट में, अब पता नहीं तहरीरी में क्या आता नहीं, है। उन्होंने जो डिक्टेट किया था ना उसमें ये कहा था कि जी वो प्रेजेंट है, पिटिशनर प्रेजेंट है, बस पहले पिटिशनर प्रेजेंट है और वकील बीमार है, उन्होंने शॉर्ट एडजमेंट मांगी है। हाँ। एडजन एडजन और कोई डेट भी नहीं है और तो एड इंटरिम बेल भी नहीं लिखी। कुछ भी नहीं लिखा हुआ बेल में। हाँ। लेकिन शायद वो पुलिस वाले लिहाज कर जाएंगे क्योंकि बंदा सुप्रीम कोर्ट में सरेंडर कर चुका है तो जमानत नहीं भी मिली तो चलो किधर भाग के जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट में हाजिरी लग गई है। तो वैसे भी वो एक तवील अरसे से जो है वो कभी अंडरग्राउंड रहे, कभी ज़मानत पे रहे। अब जो है मेरे ख्याल में टेक्निकली ये एक ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें उनके वकील के बकौल ये अगर सुप्रीम कोर्ट में बंदा सरेंडर कर दे तो फिर उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी मौजूद हैं। अच्छा राय साहब, अब आपको क्या नज़र आ रहा है, ये इन्फ्रेक्शस होगी इमरान खान की बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त, तो कोर्ट ने ये कहा कि आपके पास अब क्योंकि वो जिस्मानी रिमांड पे नहीं है, ज़मानत की रेमेडी अवेल करें। टेक्निकली तो कोर्ट ने पे दुरुस्त कहा है कि जी आपके पास एक रेमेडी अवेलेबल है, तो हम रिट में कैसे वो करें? हर बार को क्लॉक रिवर्स नहीं होती ना। ऐसा ही है, दुरुस्त कहा है उन्होंने जी। उन्हें और इमरान खान के वकला और बुशरा बेगम के वकला को ये काम करना चाहिए। उन्हें नए सिरे से उन्होंने कहा भी, मेरे ख्याल में सलमान साहब ने कहा भी कि आप ज़मानत के लिए जो है ना वो रिट दायर करेंगे, ट्रायल कोर्ट में करेंगे, ट्रायल कोर्ट में जाएंगे और उन्हें करनी चाहिए। और दूसरा, अभी मती भाई कह रहे थे कि वो जिस तरह नायत मई के हवाले से इशू
वो कल बती भाई वो बुशरा बेगम के 12 मुकदमात में 12 मुकदमात 9 मुकदमात में 12 में जो उन्हें डिस्चार्ज किया गया वो प्रोसिक्यूशन का जिक्र कर रहे थे आप, तो वो वहाँ तो मुस्कुराहट का बताया गया कि वो खुश थी, सबूत पेश किया गया जो अदालत के सामने। हाँ, तो वो इसी तरह के सबूत है जो यहाँ पर भी कोई इसी तरह के सबूत उन्होंने पेश किए थे। पहले जमाल मंदोखेल के जो जिस बेंच की वो सर्वाई कर रहे थे और 5-6 लोगों को उन्होंने किया था। साहब मौजूद हैं, टाइम काफ़ी गुजर रहा है। असल केस पे तो है ना, सुबह जिनकी आपकी ऑडियो ख़राब हुई है के व्लॉग्स में, दोबारा गिनती का एक फैसला, हाँ दोबारा गिनती वाला दो जो है वो नहीं, उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कोशिश की सर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कोशिश की कि देखें ये हम सुप्रीम कोर्ट पहले फैसला दे चुकी है और ये केस बिल्कुल उसी सतह पर आकर पहुंचा है। फिर वो जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि अच्छा वो डेट, इस पर क्या कहेंगे? राय साहब, मैं क्वेश्चन थोड़ा सा रिफ्रेज कर दूं। लीगली तो देखें तो केस उसी स्टेज पे था जिस नुक्ते पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, कानूनी नुक्ता वही था कि हाई कोर्ट इंटरफेयर कर सकती थी या नहीं। मसला सिर्फ यहाँ से आया कि उन्होंने दरख्वास्त दी हुई थी, आरओ के ऑर्डर्स मौजूद थे, यहाँ तो वो दरख्वास्त ही नहीं दिखा सके, जिस ना आरओ का ऑर्डर ना कुछ, इस वजह से डिस्टिंक्शन आ गई। और ना इलेक्शन कमीशन ने भी नून लीग के खिलाफ बहुत बड़ी गवाही दे दी आज। मैंने और इलेक्शन कमीशन की बड़ी गवाही ये थी कि जनाब हमारे रिकॉर्ड में ऐसी कोई दरख्वास्त ही मौजूद नहीं जो आरओ को दी गई। कमीशन ने हाँ। अच्छा, मैं उस कोर्ट रूम में मौजूद तो नहीं था, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक अली गौर साहब ने कोई दरख्वास्त शो की मगर उस पर तारीख नहीं थी और वहाँ पे फिर सवाल जवाब दे रहे थे एक दरख्वास्त का, हाँ, एक वो भी दरख्वास्त रिटर्न नहीं दिखा सके। तो जो कानून है उसमें यही है कि अगर नताइज मुरतब होने से पहले दरख्वास्त दे दी जाए वोटों की दोबारा गिनती की, जिसको कंसोलिडेशन ऑफ रिजल्ट कहते हैं, उससे पहले अगर आ जाए तो फिर वो दोबारा गिनती की जा सकती है। उसकी कुछ शराइत हैं कि भाई 5% मार्जिन है अगर जीत का, कौमी असम्बली और 5 हाँ उसके लिए, तो फिर वो हो सकती है। लेकिन बज़ाहिर ये लगता है कि कंसोलिडेशन ऑफ रिजल्ट से पहले दरख्वास्त देने का वो कोई सबूत नहीं दे सके। और अगर आपको याद हो तो इससे पहले जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइसा वाले बेंच में 2-1 से जो फैसला आया था ना दोबारा गिनती वाला, उसमें भी फैक्ट्स डिस्प्यूट से, उसमें जस्टिस अकील अब्बासी ने इख्तलाफ करते हुए लिखा था कि ये कंसोलिडेशन से पहले जो है वो दरख्वास्त नहीं आई और इसका कोई सबूत ही नहीं है, जबकि जस्टिस काजी फ़ाइसा ने उसको क्वेश्चन ऑफ लॉ बना के, उसको एक फंडामेंटल राइट बना के उन्होंने कहा ये गिनती तो राइट है और बहुत लंबा चौड़ा, लेकिन फैक्ट्स के ऊपर जस्टिस काजी फ़ाइसा ने डिटर्मिनेशन दे दी। हालांकि वो मामला वापस ट्राइब्यूनल को जाना चाहिए था या इलेक्शन कमीशन को कि वह फैक्ट्स डिटर्मिन करें, लेकिन 2 जजों ने अक्सरियत से फैक्ट्स को भी डिटर्मिन कर दिया। बावजूद इसके कि उस मामले में फैक्ट्स के अंदर देखा नहीं गया और वो कहते भी रहे कि हम फैक्ट्स नहीं देखेंगे, मगर फिर भी फैक्ट्स की बेस पे उन्होंने वो फैसला सुना दिया, लॉ की बेस पे नहीं सुनाया और ये डिटर्मिन कर दिया कि जो दरख्वास्तें आई थी वो कंसोलिडेशन ऑफ रिजल्ट से पहले आई थी, जबकि जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा ऐसा नहीं था। राय साहब, कितनी मायूसी का ये आलम होगा आज के 2 रुकनी बेंच के फैसले के बाद। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं, मतलब यहाँ डिस्कशन आपस में, लोग हम आपस में दोस्ती कर रहे थे, 1-2 लोगों ने कहा जी जिन पे तकिया था नून लीग को उन्होंने हवा दे दी। नहीं, वो मरियम नवाज़ अभी थोड़ी देर पहले मैं वीला कर रहा था उनके साथ, तो वो कह रहे थे कि राय साहब आपने दस्तखती जज जिनको कहा हुआ था तो आज कैसा लगा आपको? मैंने कहा नहीं, वो जैसे अमीनुद्दीन, जो कोर्ट रिपोर्टर, हाँ कोर्ट रिपोर्टर हैं वो मरियम नवाज़, वो दूसरी हमारी कोर्ट रिपोर्टर मरियम नवाज़। मैंने कहा जी कि वो जैसे अमीनुद्दीन खान, उन्होंने कोशिश की कि वो उस जगह पर उन्होंने कहा कि हमें वो दिखा दें, लेकिन जैसे नईम अख्तर अफगान जब वो पूछ रहे थे तो वहाँ पर आप मौजूद नहीं थे मती भाई कोर्ट, लेकिन हम सामने खड़े थे, वो बार बार हमारी तरफ देख रहे थे कि ये देख रहे हैं हमें मीडिया वाले। हाँ, मुझे नहीं देख रहे थे, मैं सिर्फ दस्तखत नहीं करता, मैं करता हूँ। और उन्होंने कहा कि हमें वो तारीख तो दिखा दें ना, वो कह रहे थे जिस तरह आपने कहा, कह रहे थे फैक्चुअल कंट्रोवर्सी हम यहाँ कैसे तय करें। उन्होंने गोयल बलोच साहब की जो बात की ना, उन्होंने गोयल बलोच साहब पीछे बैठे हुए थे, तो जब वो उनका हसन रज़ा पाशा वो फाइल पूरी ढूंढ रहे थे, इधर कहीं ना कहीं कि कोई तलाश की जाए, लेकिन डेट उन्हें मिली नहीं। मतीउल्लाह जान साहब, आज 21 अगस्त है, 10 दिन बाद 180 दिन एक्सपायर हो रहे हैं, जो ट्रिब्यूनल ने भी अगर फ़र्ज़ किया 27-28 फरवरी से भी उन्होंने काम शुरू किया, 25 तक वैसे फ़ाइल हो चुके हुए थे, तो 31 अगस्त को उनकी ना टाइम पूरा हो रहा है। बेहतर ना होता कि इस वक्त ट्रिब्यूनल्स के फैसले आ रहे होते कि क्या हुआ है एक्चुअली। अभी तक सुप्रीम कोर्ट तय कर रही है कि 8 और 9 फरवरी की रात क्या हो सकता था क्या नहीं, वो रात इतनी तवील हो गई है। वैसे ये ट्रिब्यूनल का फैसला आया आज हाँ। बलोचिस्तान से, ज़ियाउल लांगू साहब को डीनोटिफाई कर दिया जो वजीर दाखिला बलोचिस्तान है, और कहा है कि 7 पोलिंग स्टेशन पे रीपोलिंग करें। जी, वो तो पैटर्न की रिपोर्ट और फैफन ने भी ये कहा है कि सिर्फ बलोचिस्तान में ट्रिब्यूनल जो है ना इफेक्टिवली इफेक्टिव काम कर रहे हैं। असल देखें जो हुकूमतें बनती हैं ना वो पंजाब से बनती हैं, ठीक है ना,
और इस्लामाबाद बहुत मैटर करता है इस हवाले से। यहाँ भी 3 सीटें हैं MNS की। तो अगर ये दोनों जगहों पे ट्राइब्यूनल फ़ाल नहीं है तो बलूचिस्तान और सिंध में अगर फ़ाल हैं भी तो शायद उससे ज़्यादा फ़र्क वफाकी हुकूमत को कम से कम नहीं पड़ता। तो मेरे ख्याल में पंजाब के ट्राइब्यूनल जो गैर फ़ाल हैं इसके ज़िम्मेदार सुप्रीम कोर्ट है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइसा के सामने वो बेंच अभी तक उन्होंने दोबारा बिठाया नहीं है, जिन्होंने स्टे किया हुआ है लाहौर के जो पंजाब के ट्राइब्यूनल्स के लिए नाम दिए थे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने, और उन नामों को अभी तक इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई नहीं किया, बज़ाहिर तस्लीम भी नहीं किया और वो केस भी नहीं लग रहा। ये मैं समझता हूँ बड़ी संगीन मामला है। और लास्ट टाइम लगा था, कल लगा था शायद परसों, और वो डीलिस्ट हो गया। मंदोखेल साहब की जैसे मंदोखेल का सुना है कि उनके फैमिली में कोई डेथ हुई है तो वो नहीं आए। मगर मेरे ख्याल में कुछ इसकी अरेंजमेंट होनी चाहिए। वीडियो लिंक पे भी जज भी बैठ सकता है, अगर वकील आ सकता है तो जज भी बैठ सकता है। आपस में मुशावरत उन्हें अप्रोच किया गया था जब उनके चचा 2 दिन पहले फोत हुए थे, तो तीसरे दिन उन्हें अप्रोच किया। वो तारीख उनके चचा के 2 दिन फोत होने के बाद आई थी कि आप आएँ, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं ज़ाहिर है वो मेरी फैमिली मेम्बर थे और मैं फैमिली में ख़ानदान में मसरूफ़ हूँ, तो अभी तक वो पहुँचे नहीं हैं। और ये भी एक बताया जा रहा है कि थोड़ा सा वो उस पर, लेकिन जस्टिस जमाल मंदोखेल तो पहले से कह चुके हैं जी कि अगर मैं चीफ जस्टिस होता तो वही कुछ करता जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने किया। जो असल नुकसान हो रहा है ना ट्राइब्यूनल ना बनने का, वो ये है कि दबाव बढ़ता जा रहा है गैर जमहूरी कुव्वतों का सियासी जमातों पे, PTI के ऊपर और MNAs के ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। उनको एक किस्म का जिसको कहते हैं ना कि हमारे सियासी जमातों और उनके अरकान को रिमांड पर गैर जमहूरी कुव्वतों के हवाले कर दिया गया है कि भाई आपके पास अभी 14 दिन का रिमांड है, जितनी वफादारियाँ तब्दील करवानी है करवा लो, हम ये ट्राइब्यूनल वाला केस फाइनल नहीं करते। क्योंकि अगर ट्राइब्यूनल फाल हो गए तो ये गिनतियों वाले केस सुप्रीम कोर्ट में जजों ने वोटों की गिनती करने की बजाय ना ये मामला फिर जो ट्राइब्यूनल में जाना चाहिए, या फिर सुप्रीम कोर्ट में गिनतियाँ हो रही हैं वोटों की दोबारा, मतलब वो तय हो रहा है कि दरख्वास्त आई पहले, ये काम ट्राइब्यूनल्स का है। तो इसलिए ट्राइब्यूनल जब तक नहीं बनेंगे सुप्रीम कोर्ट जो है बैठ के सारे हलकों के फैसले करेगी और बताएगी कि कौन हारा है और कौन जीता है और किसके पास कितनी अक्सरियत है असम्बली में, किसके बाद 2 ताई है और किसके बाद नहीं है। जब देखते हैं जनाब ट्रिब्यूनल्स के हवाले से एक और अपडेट ये है नाजरीन के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो मुशावरत हुई थी लाहौर हाई कोर्ट से, वो रिपोर्ट इन्होंने यहाँ जमा कराई थी, जिसके बाद एक केस की 19 तारीख की तारीख निकली थी। और आज जब मैंने कुछ इलेक्शन कमीशन के अफसरान से मैं काफ़ी दिनों से रब्ते कर रहा था कि कुछ फरोलें निकलें क्या है इसमें क्या नहीं है, तो पता ये चला कि जी उन्होंने रिपोर्ट तो जमा करवाई है लेकिन सील्ड इन्वेलप में करवाई है। हालांकि उन्होंने खुद मुलाकात की प्रेस रिलीज जारी की थी कि जी मुशावरत हो गई है, ये वो अंदर क्या हुआ मुशावरत में, ये बाज़ उनके इलेक्शन कमीशन के लोग कहते हैं शायद जो कमीशन मेम्बरान और चीफ हैं वो इसको फिलहाल पब्लिक नहीं करना चाह रहे, पब्लिक नहीं करना चाह रहे। ये रिपोर्ट सील भी तो खुलेगी, ये रिपोर्ट सील कोर्ट भी में तो ऑब्वियसली खुलेगी। जस्टिस काजी फ़ाइसा बहुत सख्त है, वो कहते हैं मेरी अदालत में कोई चीज़ चैम्बर में नहीं हुई तो इसको खुफिया नहीं हुई। एग्जैक्टली पढ़े वो ओपन बात कोर्ट ये है में कि असल सवाल ये रिपोर्ट सील कहाँ हुई है, इलेक्शन कमीशन के अंदर या उससे बाहर? और मुलाकात तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने की थी ना, तो उन्होंने सील की होगी। तो लेट्स सी के अगर ये जो बात है ना कि कहाँ सील इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के अंदर जाके बाहर हुई है, ये बड़ा सवाल। अच्छा इसके इस सारे का इफेक्ट देखें, अगर इलेक्शन कमीशन उस मुशावरत से मुतमईन होता तो अभी तक नोटिफिकेशन जारी कर चुका होता ट्रिब्यूनल्स के, नोटिफिकेशन नहीं हुआ इसका मतलब है कि गल विचों हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही नाज़रीन, कल इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।